स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कैसे डॉलर और रुपए में उतार चढ़ाव होता है, क्यों दुनिया की सभी करेंसी को डॉलर में कंपेयर किया जाता है, आखिर इंडिया के लिए रुपए का कमजोर होना आवश्यक है या मजबूत होना आवश्यक है, कैसे अमेरिका ने पूरी दुनिया पर डॉलर थोप दिया और जिन जिन देशों ने अमेरिका का विरोध किया उन देशों में या तो गृह युद्ध छेड़ दिए गए या वहां पर अपनी मिलिट्री पावर के दम पे उन्हें तबाह कर दिया गया। आखिर क्यों तेल की कीमतें डॉलर में ही तय होती है, यहाँ तक कि बड़े बड़े हथियारों की कीमतें और दुनिया भर में व्यापार भी डॉलर में ही किया जाता है। जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। व्हाट इज डॉलर? जी हाँ, क्या है ये डॉलर? जैसे इंडिया की करेंसी रुपए है, वैसे ही अमेरिका की करेंसी डॉलर है, जिसका सिंबल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। आखिर कहाँ से आया है डॉलर शब्द? डॉलर ये जर्मन शब्द थेलर से लिया गया है, जो 16वीं शताब्दी में यूरोप में इस्तेमाल होने वाले एक चांदी के सिक्के से ताल्लुक रखता है। अमेरिकी डॉलर का मुख्य उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश, वित्तीय लेन देन के लिए किया जाता है। साथ ही साथ इसे मुख्य तौर पर विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में रखा जाता है। टाइप्स ऑफ डॉलर। वैसे तो डॉलर के कई प्रकार होते हैं, जैसे अमेरिकन डॉलर, कनाडाई डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, सिंगापुर डॉलर, हांगकांग डॉलर, कैरिबियाई डॉलर और जिम्बाब्वे डॉलर। इनमें केवल अमेरिकन डॉलर ही मुख्य तौर पर काम में लिया जाता है। हर देश की जरूरत तेल, जिसकी कीमतें भी डॉलर में तय होती। आखिर ऐसा क्यों होता है कि तेल की कीमतें भी डॉलर में तय होती हैं? आखिर देखा जाए तो तेल ने ही अमेरिकी डॉलर को मुख्य डॉलर बनाया है। तेल की क्या भूमिका रही है डॉलर के लिए, इसका जवाब वीडियो में हम आगे जानेंगे। डॉलर कंपेयर टू अदर करेंसी। अब हम जानेंगे कि डॉलर के सामने बाकी करेंसी की क्या हालत है। अभी आपने स्क्रीन पर देखा होगा कि जापान की करेंसी इतनी कमजोर है, लेकिन फिर भी जापान वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आखिर कैसे इतनी कमजोर करेंसी होने के बावजूद भी जापान वर्ल्ड की इतनी बड़ी इकोनॉमी है? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे हम वीडियो में, आगे बने रहिए हमारे साथ। हाउ टू रुपीज अप एंड डाउन। जी हाँ, रुपए का उतार चढ़ाव कई कारकों पर निर्भर करता है। हम उनमें से कुछ मुख्य कारक जानेंगे। पहला, फॉरेन इन्वेस्टर। जी हाँ, जब फॉरेन इन्वेस्टर आकर भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो रुपए की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन वहीं अगर किसी कारणवश फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा वापस निकाल लेते हैं तो रुपए में भारी गिरावट देखने को मिलती है। दूसरा कारण, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। यदि हमारे देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से अधिक होगा तो विदेशी मुद्रा का आवागमन देश की ओर होगा, जिससे रुपए और मजबूत बनेंगे। लेकिन वहीं अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो तो देश की विदेशी मुद्रा बाहर की ओर खर्च होगी, जिससे कि रुपए की वैल्यू और घटेगी। तीसरा, तेल की कीमतें। हमारा देश भारत बहुत बड़ी मात्रा में आयातित तेल पर निर्भर रहता है। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमें आयातित तेल का बिल भी ज़्यादा भरना होगा, जिस कारण हमें अधिक पैसा तेल पर खर्च करना पड़ेगा, जिससे कि रुपए की वैल्यू और ज़्यादा घटेगी। लेकिन वहीं अगर तेल की कीमतें कम होती हैं तो हमें आयातित तेल के ऊपर पैसा कम खर्च करना पड़ेगा, जिससे कि रुपए मजबूत होंगे। अब हम जानेंगे कि किसी देश के लिए उसकी करेंसी का मजबूत होना ज़्यादा सही है या कमज़ोर होना। उदाहरण के लिए अगर हम अपने देश भारत की बात करें, जो कि आयात किए हुए माल पर ज़्यादा निर्भर रहता है, जैसा कि हमने अभी जाना था कि भारत भारी मात्रा में तेल आयात करता है, तो अगर रुपए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमें आयातित तेल का बिल भी कम देना पड़ेगा, क्योंकि तेल की कीमतें भी डॉलर में तय होती हैं और रुपए भी डॉलर में। यानी कि रुपए की वैल्यू बढ़ेगी तो ज़्यादा मात्रा में तेल मिलेगा। तो क्या रुपए का मजबूत होना ज़्यादा सही है? तो नहीं, क्योंकि हमें तेल खरीदने में तो फायदा होगा, लेकिन बाकी चीज़ें जिन पर भारत की इकोनॉमी ज़्यादा निर्भर रहती है, जैसे सर्विस सेक्टर, IT सेक्टर आदि, इन मुद्दों को देखें तो भारत की करेंसी अगर कमज़ोर होगी तो हमें ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि कमज़ोर करेंसी होगी तो उद्योगपतियों को सस्ते मजदूर, जिससे कि उद्योगपति अपना उद्योग भारत में लगाना ज़्यादा पसंद करेंगे, जिससे हमें रोजगार प्राप्त होगा, इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो क्या करेंसी को कमज़ोर करना सही है? तो भारत को अपनी करेंसी मध्यम स्थिति में रखते हुए चलना होगा, क्योंकि भारत इंपोर्ट की हुई चीज़ों पर भी ज़्यादा निर्भर रहता है और भारत की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर और IT सेक्टर से आता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी देश के लिए उसकी करेंसी का मजबूत होना सही है तो किसी देश के लिए उसकी करेंसी का कमज़ोर होना सही है। इसी प्रकार भारत के लिए अपनी करेंसी का मध्यम स्थिति में होना आवश्यक है। यही कारण है कि जापान की करेंसी इतनी कमज़ोर होते हुए भी जापान वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो अब आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। डिक्टेटरशिप ऑफ डॉलर। इस पॉइंट में हम जानेंगे कि कैसे US डॉलर इतना मजबूत हुआ, कैसे आज हर जगह US डॉलर की मनमानी चलती है। इन सब प्रश्नों को जानने के लिए हम चलते हैं 2nd वर्ल्ड वॉर की। जब पूरी दुनिया 2nd वर्ल्ड वॉर में जूझ रही थी, कोई कंट्री जीत रही थी तो कोई कंट्री हार रही थी, लेकिन हथियार और युद्ध के लिए आवश्यक सामान की सबको जरूरत थी। तब अमेरिका 2nd वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं हुआ था,
तो अमेरिका ने पूरी दुनिया को हथियार, अनाज, कपड़े और कई इक्विपमेंट बेचना चालू किया। वह उससे मोटा पैसा बनाया और जब युद्ध खत्म हुआ तो सभी देशों के पास खर्चे के मोटे मोटे पर्चे ही बचे थे। उस समय एक ही कंट्री थी जो सही आर्थिक स्थिति में थी और वो थी अमेरिका। और उस वक्त अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना था। अब पूरी दुनिया को व्यापार करने के लिए एक मजबूत करेंसी की आवश्यकता थी। इन सभी देशों के पास केवल एक ही ऑप्शन था और वो था डॉलर। इसी के साथ अमेरिका ने 1944 में ब्रेटन वुड्स नामक शहर के माउंट वॉशिंगटन होटल में 44 देशों के 700 से भी ज़्यादा सदस्यों की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में अमेरिका द्वारा सभी देशों को ये सुझाव दिया जाता है कि आप सभी अपने देश की करेंसी में व्यापार करने की बजाय यूएस डॉलर में करिए, जिससे कि व्यापार करने में आसानी होगी। और साथ ही साथ अमेरिका ने यह भी कहा कि अगर आपको यूएस डॉलर चाहिए तो आप सोना लेकर आइए, 1 आउंस गोल्ड के बदले $35 ले जाए और जब भी कोई देश चाहे तब वापस $35 देकर 1 आउंस गोल्ड वापस ले जाए। अब इसी के साथ यूएस डॉलर को गोल्ड में कंपैरिजन किया जाने लगा और बाकी सभी देशों की करेंसी को यूएस डॉलर में कंपेयर किया जाने लगा। और जिन जिन देशों को लोन की आवश्यकता थी अमेरिका ने उन सभी देशों को लोन भी प्रोवाइड किया और आखिरकार अमेरिका ने सभी देशों को अपने जाल में फंसा ही लिया। इसके बाद यूएस सऊदी अरेबिया के पास पहुंचता है और उसे यह सुझाव देता है कि हम तुम्हें तेल निकालने के लिए टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बदले में सारे तेल की कीमतें डॉलर में ही तय होगी। सऊदी अरब के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए सऊदी अरब ने यह शर्त मान ली। और तेल हर देश की इकोनॉमी में एक अहम भूमिका रखता है और अब हर देश को ना चाहते हुए भी तेल खरीदने के लिए यूएस डॉलर की जरूरत थी। और अब दुनिया में सीधा सा मतलब था कि तेल यानी यूएस डॉलर। इसी के बाद अमेरिका ने अपने पास उपस्थित सोने से कहीं ज्यादा डॉलर छाप दिए। कई देशों ने इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाई, लेकिन कोई खास फर्क पड़ा नहीं और आखिर में वही हुआ जिसका सभी को डर था। 15 अगस्त 1971 को अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने पूरी दुनिया के सामने आकर यह कह दिया कि आपसे यूएस डॉलर के बदले गोल्ड नहीं मिलेगा और इसे ही निक्सन शॉक कहा गया। पूरी दुनिया के लिए ये एक हार्ट अटैक से कम नहीं था। लेकिन वही सऊदी अरब तो सारी तेल की डीलें डॉलर में ही कर रहा था, तो क्या और इसे ही निक्सन शॉक कहा गया। पूरी दुनिया के लिए ये एक हार्ट अटैक से कम नहीं था। लेकिन वही सऊदी अरब तो सारी तेल की डीलें डॉलर में ही कर रहा था, तो क्या सऊदी अरब को नुकसान नहीं हुआ? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इसी घटना के बाद अमेरिका और सऊदी अरब की कई मीटिंगें होती है और उसमें यह तय होता है कि तेल को बेचकर मिलने वाले डॉलर को सऊदी अरब अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा, जिससे कि आज पूरी दुनिया पेट्रो डॉलर के नाम से जाती। तेल बेचने वाले जिन भी मिडिल ईस्ट देशों ने अमेरिका की इन नीतियों का पालन नहीं किया, उन्हें अमेरिका ने अपनी मिलिट्री पावर के दम पे तबाह कर दिया या फिर वहां गृह युद्ध छेड़ दिए गए। और अब अमेरिका के पास डॉलर नामक हथियार आ चुका था, जो कि शायद परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।